નમસ્કાર, હું અરવિંદ ફરી એકવાર શખ્સિયતમાં આપ તમામ દર્શકોનું સ્વાગત કરું છું. શખ્સિયતના પ્રાયોજક છે સુશીલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, જેઓ સમાજ હિત માટે કરી રહ્યા છે કાર્યો, અને સહપ્રાયોજક છે યુઆર પબ્લિસિટી. કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો. શખ્સિયત એક એવા લોકોની પહેચાન બની છે, એવા લોકોની ઓળખ જે બની છે, અને શખ્સિયતમાં એવા લોકો સાથે જે તમામ દર્શકોને એક પોઝિટિવ થિંકિંગ, એક ઉર્જા મળી રહી છે. ત્યારે આપણે સ્ટુડિયોમાં આજે સુરત એક દોડતું શહેર છે, અને તેમાં પણ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ અને ડાયમંડ ઉદ્યોગ, એટલે કે આપણે ટેક્સટાઇલ માર્કેટના કપડાના વેપારી સાથે સીધી વાત કરવાના છીએ. અને તે આપણી સાથે સ્ટુડિयोમાં मौजूद છે रितेश भाई मोदी जी. मोदी जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद. क्या कहेंगे, जो युवा जोश है और आप जिस तरह से एक छोटे से गांव राजस्थान से लेकर आए और अपने करियर की शुरुआत इस टेक्सटाइल नगरी सूरत में की. सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया. मैं यहाँ सूरत आया था 2011 में. मैं पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे, और पढ़ाई करते करते मेरे दादाजी के जो फ्रेंड है उन्होंने बोला कि सूरत एक बार आ जा. तो उन दिनों में मेरा पढ़ाई पे ज़्यादा मन था, पूरा ध्यान था. वो सिक्कर आए हुए थे, मैं सिक्कर प्रॉपर सिक्कर राजस्थान से हूँ, तो सिक्कर आए हुए थे. तो उन्होंने बोला कि सिक्कर आए हो, और मैं मिलने उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हो. तो मैं बोला सीए कर रहा हूँ. तो बोले ठीक है, बोले सूरत आओ बिज़नेस करो. उन्होंने मुझे ऐसे बोल के वो वापस सूरत लौट के आ गए. फिर उनका ही वापस से मेरे पास में कॉल आया कि आप ने क्या विचार बनाया. तो मैं बोला कि मैं तो अभी तक दादाजी सिक्कर पढ़ाई करनी है, मुझे आगे सीए कैरियर बनाना है. तो उनका एक जवाब था कि सीए बनोगे या सीए रखोगे. तो वो बात मेरे को दिल को छू गई. ऐसी बात दिल को छुई कि मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे बिजनेसमैन ही बनना है. तो बस वो विचार आया और सीधा अटैची उठाई, सूरत के लिए रवाना हो गया. 10 सितंबर 2011 को मैं सूरत आया. यहाँ काम सीखा, सारी चीज़ें सीखी, एक एक बातों को सीखा. सीखते सीखते ऐसे ख्याल आया, ऐसी गैपिंग देखने को मिली मार्केट के अंदर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नए नए काम को करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं. उनको सूरत आते हैं तो उनको ऐसी परेशानियाँ होती है कि वो माल कहाँ से ले, कैसे ले. उस गैप को मैंने नज़र किया. उस गैप को नज़र किया तो मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर देखा जा रहा है. तो उसको देखते देखते मैंने उस काम को करना स्टार्ट किया. धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा छोटा अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसके अंदर. फिर ग्रोइंग ऐसी हुई कि आज पूरे इंडिया के लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं. और रितेश जी के जब सीए का एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, तब इसमें दादाजी बोल रहे हैं कि सीए बनना चाहोगे या फिर सीए के साथ काम करोगे. तो क्या उस टाइम क्या इतना क्लिक हुआ कि आप, और ख़ास करके तुम्हारी जो करियर की शुरुआत में मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं वो दादाजी का अहम रोल मेरे हिसाब से मानता हूँ. आप क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही एक मेरा लाइफ का मोमेंट था, जो चेंज ऑफ लाइफ मोमेंट बोलते हैं, वही था. और अगर वो नहीं होते तो आज हो सकता है कि मैं सूरत नहीं आ पाता. तो ये सारी चीज़ें जो है उनसे ही कहीं ना कहीं कनेक्टिंग थी. मैं जब यहाँ आया सूरत तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे सूरत के अंदर करना क्या है, कैसे वर्किंग करनी है, कैसे काम सीखूँगा. पूरी घबराहट थी मन के अंदर कि कैसे काम करूँगा. लेकिन जो दादाजी के दोस्त थे, उनके बेटे थे, जो मेरे पापा के भी दोस्त थे वो, वैसे उन्होंने मुझे धीरे धीरे हर चीज़ें सिखाई, हर चीज़ें समझाई. बहुत मेहनत करी, दिन रात उसमें मैंने प्रयास किया कि मैं कैसे न कैसे काम सीख जाऊँ. और काम सीखते सीखते इतना एक्सपर्ट हो गया कि मुझे कपड़े की फील्ड के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज हो गया. मैंने टूर किए, बहुत मेहनत करी उस काम को सीखने के लिए. नोट्स लिखता था, सब चीज़ें समझता था कि मैं कैसे करके अपने आप को एक बड़ा आदमी बनाऊं छोटी उम्र के अंदर. जुनून इस बात का था कि छोटी सी उम्र के अंदर मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं. आज मेरी एज 33 ईयर्स हुई है, लेकिन आज मुझे सब लोग जानते हैं, प्रतिष्ठित लोग, सब लोग जानते हैं, और मुझे उनसे जुड़ने का मन भी बना रहता है. और मैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ. जीवन में मैंने हमेशा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर इंसान से मैंने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है. रितेश जी, इस टेक्सटाइल मार्केट में जिस तरह से कपड़े में आज इतना नाम है, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, क्या कहेंगे? कुछ चढ़ाव उतार भी जीवन में आए होंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हर दिन, हर 24 घंटे के अंदर नई 10 समस्या मेरे सामने आती है. मैं जब घर जाता हूँ कि
आज 10 समस्याएं मेरे पास में है, कल उनका सॉल्यूशन करना है। जब सुबह वापस से जल्दी उठता हूँ तो पता चलता है कि 10 नई और समस्या आ गई है। इतना उतार चढ़ाव वाला दिन रहता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी प्रयास को कमज़ोर नहीं किया। जिस प्रयास के साथ मैं वापस में ऑफिस आता हूँ, उस प्रयास को मैं दुगना कर देता हूँ उसी दिन से, कि मुझे और आगे बढ़ना है। ये समस्या रोज़ आएगी, रोज़ इसका मुकाबला करना है। और जब जब हमने इसका मुकाबला करना सीखा, वैसे वैसे मैं अपने आप के अंदर मजबूती को देखा। मैं जब जितना मजबूत हुआ, उतनी मेरी मजबूती के साथ में मेरी टीम भी मजबूत हुई। बिल्कुल रितेश जी, लेकिन जिस तरह से आप छोटी सी उम्र में ये कुछ बड़ा करने की या फिर एक बड़ी सोच, एक ऊंची उड़ान लेनी थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है ना, तो फिर इस तरह में पूरे फैमिली को, या फिर इस 10 बड़ी समस्या आती चढ़ाव उतार में, तो फैमिली को किस तरह से तुम आप टाइम स्पेन दे पा रहे, और किस तरह से बिजनेस को हैंडल कर रहे और फैमिली को? सच पूछो तो मैंने जब यहाँ 2011 में आया तो मैंने फैमिली को कभी टाइम ही नहीं दे पाया। और मेरी फैमिली राजस्थान रहती थी, मैं अकेला यहाँ सूरत आया था। और धीरे धीरे 3-4 साल बाद में मेरे भाई आए, हरियंत नाम है उनका, वो आए। वो भी काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने भी काम को सीखना स्टार्ट किया। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरी वाइफ राजस्थान ही रहती थी, तो मैं टाइम नहीं दे पाया। लेकिन समय के साथ साथ जब चीज़ें सारी बदलती गई तो एक एक करके मेरी पूरी फैमिली सूरत आ गई, मेरी वाइफ भी आ गई, मेरे मम्मी पापा भी वापस ये यहाँ पे आ गए। आज हम लोग पूरी फैमिली एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और हमेशा ये सोचता रहता हूँ, जब भी टाइम मिले तो फैमिली के साथ में टाइम मिले। मैं अपना जो आदर्श है वो मेरी मम्मी को मानता हूँ, क्योंकि कभी भी डगमगाया तो हमेशा कंधे पे हाथ रख के यही बोला कि कोई बात नहीं, ये समस्या रोज़ आएगी, ये संसार है, संसार के नियम है, इनसे अपन बंधे हुए हैं, हमें कहीं ना कहीं रास्ता निकल ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें आई। साथ में मेरे जो अंकल है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर संभव सपोर्ट किया। जहाँ जहाँ मैं गया, जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा, उस हर परिस्थितियों में मेरा साथ उन्होंने दिया। बिल्कुल। और आपने बोला कि आप आदर्श मम्मी को, माता जी को मानते हैं, चलिए बहुत बड़ी बात है। और खास करके माँ तो आखिर माँ ही है, क्योंकि वो उसमें जो ऊर्जा मिलती है, वो एक भगवान जिस तरह से ऊर्जा देता है ना, उसी तरह से एक हम माँ से भी एक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो रितेश जी, अभी जो कपड़े के जिस तरह से पहले आप आए थे, कदम रखे थे टेक्सटाइल नगरी सूरत में, और आज इस कपड़े के बाज़ार में कुछ कंपटीशन पे है, तो किस तरह से अब वो सब सारा मैनेज करके अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हैं? कंपटीशन को मैंने कभी कंपटीशन में लिया ही नहीं। मैंने हमेशा 3 चीज़ों पे बिलीव किया बिजनेस के अंदर। आपके पास वैरायटी अच्छी है, आपके पास सर्विस अच्छी है और आपके पास रेट अच्छी है, तो ग्राहक एक बार आपके यहाँ से आने के बाद में दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन आपने उस ग्राहक पे अगर ऐसा विश्वास जमा दिया कि आपकी रेट, क्वालिटी, वैरायटी, मैनेजमेंट और सर्विस, ये 5 गुण अगर आपने मान लिए और 5 गुण को हमेशा के लिए अप्लाई किए, तो आपके कस्टमर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो दूसरी चीज़, 3 नियम जो मैंने अपनाए अपने जीवन के अंदर, वो पहला नियम था पंक्चुअलिटी। आप कोई भी काम करो तो समय के ऊपर करो, जिससे आपका कोई भी काम है वो बाकी नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ मैंने अपनाई, हर काम को हर तरीके से नए अपग्रेड होके काम करना चाहिए, क्योंकि रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज के ज़माने के अंदर देखा जाए तो वो लोग पीछे हुए हैं अभी इन दिनों के अंदर, जिन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया है, सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया है, उन्होंने आईटी सेक्टर में यूज़ नहीं लिया अपने बिजनेस के अंदर। तो वो लोगों को भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि नई चीज़ें जब तक आप अप्लीकेबल नहीं करोगे अपने बिजनेस के अंदर, तो आप कभी भी सक्सेस का जो रास्ता है वो पूरा तय नहीं कर पाओगे। और तीसरी चीज़ है आपका टीम वर्क। आपका टीम वर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सब चीज़ें आपके व्यवहार पर डिपेंड करती है। अगर आपका व्यवहार मधुर है, आपकी चीज़ें मधुर है, तो 100% आप कहीं ना कहीं ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे जिस मुकाम का आपने सपना देखा था। बिल्कुल। और रितेश जी, साथ साथ अभी जो देखा जाए, जो जिस तरह से जीएसटी की वजह से कुछ मार्केट में दिक्कतें आई थी, और अभी जो राजकोट की जो अग्नि कांड वाला घटना घटी, उसके बाद से जिस तरह से मार्केट में कहीं ना कहीं जो कारीगर वर्क, लेबर वर्क है, उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कत, या फिर आप जैसे बड़े व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं जो दिक्कत आ रही है, तो इस समस्या से आप सूरत महानगर पालिका या फिर सरकार से क्या ऐसी बात रखना चाहेंगे कि जिससे सभी लोगों का एक टेक्सटाइल मार्केट फिर से एक बार जिस तरह से धमधमता था, उसी हिसाब से आगे चले? देखिए, टेक्सटाइल में पहले, जब कोविड से पहले टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे चेंजेस अब में देखे जा रहे हैं। कोविड से पहले धारा धोरण भी अलग था, कोविड के बाद में काम करने का पैटर्न भी बदल गया, लोगों की मानसिकता भी चेंज हो गई।
हर आदमी आज स्टार्टअप बिजनेस कर रहा है, तो उनकी सबकी मानसिकता अलग होगी कि हमें अब बिजनेस जो करना है वो नेक्स्ट लेवल बिजनेस ही करने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहले सोशल मीडिया का इतना यूज़ नहीं था, कोविड से पहले सारा जो बदलाव देखा गया है वो कोविड के बाद में देखा गया है। अब सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, सरकार हर संभव कोशिश करती है कि एक बिजनेसमैन को हम लोग आगे लेके आए, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सरकार को पता है कि अगर एक बिजनेसमैन को बड़ा बना दिया जाए, उसको सपोर्ट कर दिया जाए, जैसे वो सब्सिडी के माध्यम से हो, जैसे आप पॉलिसीज़ के माध्यम से हो, अगर सरकार की पॉलिसियों को देख के अगर हम लोग काम करें तो सरकार का बहुत सारा बेनिफिट्स है। अब जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी पहले नहीं था, अब जीएसटी सरकार ने कपड़े के ऊपर स्टार्ट किया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोग एक फ्लो में आने लगे, एक पैनल के अंदर आने लगे। उससे ये समझ में आया कि लोगों को कि काम करने का एक तरीका बदल गया है, काम करने के विचार बदल गए हैं। आज वो कंपनियां आगे जा पा रही है जिन्होंने सिस्टम से काम किया, जिन्होंने सिस्टम के साथ रह के काम किया। आज वही कंपनियां सबसे आगे हैं। जिन कंपनियों ने बच के रहने की कोशिश की, कि सिस्टम से अलग होकर कोशिश की, वो भले ही सेल हो सकता है अच्छी कर रहे हो, भले ही सेल बहुत अच्छी भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास में एक्सपांसन करने की रुकावट उनके पास में देखने को मिलती है। लेकिन जो सरकार के जो सिस्टम के साथ में काम कर रहा है वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार क्या चाहती है? सरकार हमसे यही चाहती है कि हम लोग जो सिस्टम बनाते हैं, जैसे एमएसएमई की बात हो, सरकार ने सिस्टम बनाया था कि आपको एमएसएमई के दायरे के अंदर जो आ रहा है उसको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। तो एक बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सरकार की जब आदत, सरकार ने जो चीज़ें हमारे पर अप्लीकेबल की है वो एक अगर आदत बन जाएगी तो वो हर चीज़ स्मूथ लगने लग जाएगी। ऐसे ही इनकम टैक्स जब लागू किया था आम जन के ऊपर तो बड़ी समस्या नज़र आती थी, लोगों को दिक्कतें बहुत होती थी। लेकिन आज हमें पता है कि मार्च के बाद में हमें टैक्स पे करना है, ये करना है, तो ये थोड़े टाइम के लिए होता है, बाद में हमारी आदत बन जाती है। ऐसा ही जीवन है, जब समस्या आती है तो एक बार भारी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो समस्या भी हमें छोटी नज़र आने लग जाती है। और रितेश मोदी जी के साथ आज टीम में देखा जाए तो इस सफलता में जिस तरह से आप मुकाम हासिल किया है, उसी में कपड़े के हिसाब से कितनी टीम होगी, और सूरत के बाहर आपका जो कपड़ा है कहीं ना कहीं बाहर जाता तो वो कहाँ का बाहर एक्सपोर्ट होता है? हमारी कंपनी जो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है उसके अंदर अभी 250 से ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उसके अलावा हमारे पास में मशीनरी वगैरह उनमें अलग लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में 300 प्लस एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं और हमारा जो माल है वो पूरे पैन इंडिया माल सप्लाई होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हम लोगों ने एक ही प्रांत को अपनाया था, वो गुजरात था। दूसरा हम लोगों ने राजस्थान पे थोड़ा सा फोकस किया। लेकिन जब कस्टमर्स की डिमांड आने लगी हर शहर से हर चीज़ों का, तो हम लोगों ने प्रोडक्शन को पूरा चेंज किया कि दूसरे शहर वाले ये चीज़ें ले रहे हैं तो हम लोग उनको लिए भी अप्लाई करें, डिमांड्स आ रही है तो उसको भी सप्लाई करें। तो धीरे धीरे हम लोगों ने एक एक स्टेट को हम लोगों ने टारगेट किया। सिर्फ हम लोगों का अभी बिजनेस 3 साल हुआ है, 3 साल के अंदर हम लोगों ने पैन इंडिया सप्लाई किया है और 40 से प्लस ज़्यादा कंट्रियों में हम लोगों ने अपना कारोबार फैलाया है। ये सिर्फ 1000 दिन की कहानी है सर। बहुत ही बड़ी कामयाबी आपने जिस मुकाम पे हासिल की है वो काबिल तारीफ़ है। तो क्या इस बार दिवाली का भी समय आ रहा है, तो क्या इस मार्केट को, पूरा कपड़े के मार्केट को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, हमारा जो विज़न है वो गोल है पूरे इंडिया के अंदर हमारे खुद के स्टोर खोलना। हमारा विज़न है कि हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जहां उनके पास में बिज़नेस करने की स्किल है, उनके पास में फंड नहीं है, उनके पास में हो सकता है कि उनके एरिया में ये पता नहीं है उनको कि हमें क्या चीज़ का बिज़नेस करें। हमारी कंपनी, हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं उन लोगों के पास पहुंचना कि अगर आपके पास में आइडिया है तो उसको एग्जीक्यूट करें, हमारे साथ में जुड़िए। हम आपको बताते हैं आपको आपके बिजनेस को कैसे हम लोग कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ के साथ में हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। हम लोग कुछ ऐसे लोगों को भी जोड़ते हैं जिनके पास आइडिया नहीं है, पैसा है लेकिन आइडिया नहीं है। हम लोग उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हम लोग बताते हैं कि आप हमारे पास में आइए, सूरत 2 दिन के लिए सूरत आइए, 3 दिन के लिए सूरत आइए। सूरत के अंदर कैसे कपड़ा मार्केट चलता है, कैसे आप कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग मोटिवेट करते हैं। हमारे पास में ऐसे अनएजुकेटेड लोग थे जो 10,000 15,000 रुपये की जॉब कर रहे थे, वो आज हमसे जुड़ के लाखों का बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों ने लोगों को जोड़ा है। ऐसे लोगों को जोड़ा है हम लोगों ने जो हाउसवाइफ थी
या कहीं टीचर थी, या आर्मी से रिटायर्ड थे, या वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट जिन्होंने लिया हुआ था, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने बहुत संख्या में के अंदर जोड़ा, जिनको हम लोगों ने स्टार्टअप बिजनेस कराया हमारे कपड़ों का। आज कहीं ना कहीं वो लोग हमसे जुड़कर हमारी प्रेरणा या उनकी प्रेरणा हमें मिली है, वो आज कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम के ऊपर है। एक सीए का स्टूडेंट और एक सफल बिजनेसमैन तक आप इस युवा जोश के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप सफल ही हो रहे। तो क्या राजनीति में रितेश मोदी जी को लाया जाए, या फिर राजनीति में आएंगे तो भी क्या कहेंगे, राजनीति में आपका क्या? देखिए, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहता हूँ, और क्योंकि मेरे दोस्त लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं राजनीति के अंदर, तो कभी कभी इनके साथ में जब बातचीत होती है तो मैं राजनीति से थोड़ा दूर रहता हूँ। लेकिन मैं हमेशा हर चीज़ की नॉलेज रखता हूँ, राजनीति के अंदर जो भी विषय आते हैं उसके अंदर नॉलेज रखता हूँ। लेकिन राजनीति में आने का मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। मेरी दुनिया कपड़ों की दुनिया है, उस कपड़ों की दुनिया में ही मेरा आगे मुझे बढ़ने का और अवसर प्राप्त जितना होगा उतना मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, चलिए मान लेते हैं, लेकिन राजनीति में भी काफ़ी आपका अनुभव है, आपके मित्र वर्तुल भी है जिस तरह से है, वो राजनीतिक में कहीं ना कहीं हो, और राजनीति में भी एक अच्छे नेता की चाहिए। आपके पास वो सब कुछ टैलेंट है। अगर मान लो कि आपको फोर्स किया जाए या राजनीति में, तो कपड़ा के साथ राजनीति में भी आएंगे तभी तो समाज की सेवा ही होगी। नहीं, सेवा, आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है, वाजबी बात है आपकी। मैं हमेशा राजनीति को बिजनेस से अलग समझता हूँ। आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, ये लोग राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप कभी भी कोई भी चीज़ का इश्यू बनता है तो उनको राजनीति से जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो कभी भी राजनीति संबंध में नहीं आते कि राजनीति मुझे करनी है। वो बिजनेस क्लास है तो वो बिजनेस क्लास के नज़रिए से ही देखते हैं। वो ये देखते हैं कि सरकार कितना हम लोगों को तवज्जो दे रही है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, वो उनका हमेशा बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, तभी इतने बड़ा समूह वो बन पाते हैं। वैसे ही मेरी सोच है कि मुझे राजनीति के साथ में जुड़ा हुआ रहना है, लेकिन मुझे राजनीति नहीं करनी है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, आप बिजनेस में जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन जिस तरह से सफलता की ओर जा रहे, और इतना बड़ा साम्राज्य 300 लोगों के आसपास एक टीम वर्क करके एक एम्प्लॉय भी है, तो फैमिली में पूरी तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आगे जो आपका विजन है, या फिर सूरत टेक्सटाइल मार्केट को किस नज़रिए से आगे आने वाला जो समय है वो कपड़े मार्केट में किस तरह से देखते हैं? ये सूरत का भविष्य बहुत उज्जवल है। इंडिया की सबसे बड़ी ग्रोविंग सिटी अगर माना जाए, मैंने कम से कम मेट्रो सिटीज़ के अलावा, इंडिया की मेट्रो सिटी के अलावा कम से कम 40 ऐसी सिटीज़ में मैं घूमा हूँ, वहाँ का लोगों से मिला हूँ, वहाँ के मशीनरी, वहाँ के कारखाने, वहाँ की फैक्ट्रीज सब मैंने देखे। लेकिन जो सूरत के अंदर जो कल्चर है वो आपको इंडिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब सूरत के अंदर ग्रोविंग सिटी होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे हमेशा नया करने की सोच लोगों में रहती है। यहाँ पे एज मैटर नहीं करता कि कौन सी एज के अंदर वो आदमी सोच रहा है। यहाँ पे 60+ का आदमी भी होगा तो वो हमेशा नया क्या और करना है बिजनेस के अंदर सोचते रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 75 ईयर के लोग हैं, आज उनके अंदर भी इतना जुनून है कि वो नया बिजनेस क्या आ सकता है। सूरत के अंदर जब पॉलिस्टर कपड़ा था तो पॉलिस्टर के अंदर सिर्फ साड़ीज बनती थी, आज देखा जाए तो साड़ी भी बनती है, कुर्ती भी बनती है, सूट्स भी बनता है, लहंगा भी बनता है, किड्स वेयर भी बनता है, मेंस वेयर भी बनता है, होजरी भी बनती है, नाइट वेयर भी बनता है। अब सोचिए हर एक सेगमेंट में कितनी वैरायटी होगी। तो इतनी वैरायटियों का पूरा फैक्ट्रीज बनाना ये कोई थोड़ी सी लोगों का काम नहीं है। ये एक ऐसे लोगों का काम है जिन्होंने डाउन टू अर्थ देखा हुआ है और हमेशा जिज्ञासा रखी है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की। वही लोग आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैक्ट्री बना पाए हैं। तो हमेशा हम लोग जितना भी देख रहे हैं वो सूरत ग्रोविंग सिटी है और इंडिया की इतनी बड़ी सिटी है यहाँ पे कि जहाँ पर हर संभव प्रयास जो करोगे वो उसमें सफल हो सकते हो। और रितेश जी, इतना सब कुछ मैनेजमेंट करने के लिए, या फिर इतना कई सारी समस्या बिजनेस में आती जाती रहते, लेकिन उसमें कभी रितेश जी को थकान लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि आज मैं थका हूँ, ये सब बहुत बोर हो गए, क्या थकान नहीं लगती आपको? थकान शब्द दिमाग में आज आपने बताया तो आया मेरा रूटीन है। मुझे 8 बजे में जब पूरा रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद में मेरा काम ये रहता है कि मुझे अब क्या काम करना है। 8 से 10 मैं घर पे जब रहता हूँ तो मेरा लंच डिनर जो भी करना होता है उसी टाइम करता हूँ। उसके साथ में तुरंत मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। रात
कभी मैंने नहीं देखी है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, क्योंकि अभी इतनी उमंग है काम करने की, इतनी जिज्ञासा है काम करने की। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया अभी मुझे और आगे करना है और आगे बढ़ना है। जब मैं मिलता हूँ बड़े बड़े लोगों से तो मुझे लगता है कि अभी तो अपन ने कुछ नहीं किया, और आगे प्रेरित होता हूँ उनसे। मैं हमेशा काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे भी करके मेरा काम और आगे बढ़ना चाहिए। उसके पीछे सपोर्ट क्या रहता है, उसके पीछे टीम वर्क का सपोर्ट रहता है, फैमिली सपोर्ट रहता है, दोस्तों का सपोर्ट रहता है। कि कभी भी मुझे आज तक मुझे कोई भी चीज़ के लिए ना नहीं मिलता है कि घर से कि नहीं ये अभी तो हमारे साथ चलो। मैंने काम जब बताता हूँ कि मुझे काम है तो ये बोलते हैं ठीक है काम पहले है तो काम के लिए जाओ। तो अभी बहुत जुनून है और अभी बहुत आगे बढ़ना है इसमें। रितेश जी, आखिर में जिस तरह से इस मुकाम आप तक पाया है, लेकिन कहीं थकान लगी हो या फिर कभी भी पैर लड़खड़ाए हो, लेकिन जीवन में आपके साथ ऐसी कोई बात हो जो आपको कहीं ना कहीं जो पूरा तख्ता बदल देने वाली बात हो, वो शेयर करना चाहते तो आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। एक बार ऐसा मोमेंट आया था मेरी लाइफ के अंदर कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं 5-6 साल जब मैं सूरत हो गए थे मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो लिया मैंने सूरत आने का तो वो गलत तो नहीं हो गया मेरे साथ में। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला था उस टाइम, क्योंकि मैं सिंगल था और फैमिली सारी सिक्कर थी। अकेला आदमी हमेशा काम किए जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि तूने खाना खाया क्या, या आज 2 दिन के लिए बाहर चला जा, या कोई इंजॉयमेंट कर ले, दोस्तों के साथ बाहर चले जा। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कॉल नहीं होता था रिश्तेदारों के, कोई कुछ नहीं होता था। तो इतनी मतलब मन के अंदर बेचैनी रहती थी कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, दिन रात काम कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कॉल नहीं है। तो मैं अब कैसे करूँ, काम को करूँ कि नहीं करूँ, या मेरे मम्मी पापा के पास वापस चल जाऊँ। दिन रात फिर वही टेंशन रहती थी कि मैं कहीं काम तो किए जा रहा हूँ, मेरा रास्ता तो अच्छा बनेगा। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे मेरी लाइफ की चेंजिंग हुई, वो हुई मुझे दिल्ली जाने से। जब मैं दिल्ली गया तो मैं सैंपल का बैग उठा के दिल्ली गया। तो उस दिन मैं फर्स्ट टाइम खुद अकेला सैंपल का बैग उठा के मैं दिल्ली गया। तो वहाँ जाके मैंने लोगों से मिला तो पता चला कि ये दुनिया ऐसी ही है, दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। यहाँ पे लड़के ही काम किया जा सकता है, आपको आगे बढ़ के ही काम किया जा सकता है। अगर आपने पीछे की तरफ कदम उठाए तो आप हमेशा के लिए पीछे हो जाओगे। लेकिन वो दिल्ली का जो माहौल देखा, दिल्ली की जब गलियाँ देखी, तो बोला कि संसार के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा सामना करना पड़ेगा और सामना करते करते ही आगे बढ़ना है। और आज आपके सामने है सब कुछ। बिल्कुल। और शख्सियत के हमारे दर्शकों को आखिर में आप क्या मैसेज देंगे कि जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी या फिर कोई गलत विचार रखते हैं और गलत डिसीजन भी लेते हैं कहीं ना कहीं, तो उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आपके पास आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प जिस तरह से मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो उसमें दर्शकों को क्या बताए, एक पॉजिटिव बात रख दीजिए आखिर में आपका मैसेज। देखिए, शख्सियत के माध्यम से आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर हर दिन समस्या है, हर क्षण समस्या है। और आप जब सोचते हो, विचार करते हो तो खुद को पता चलता है कि हम कितनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन हर समस्या का निदान हो सकता है अगर आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हो। जिस इंसान के पास में पॉजिटिव वाइब्स होती है वो हमेशा उस चीज़ को हल्के में लेते हैं। काम हम कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन विचार जो है, जो नेगेटिव करते हैं, उन विचारों को कम करके अपने पॉजिटिव विचारों को हमेशा बढ़ाना चाहिए। देखिए, लाइट जब गाड़ी चलती है तो उसकी जो रोशनी होती है वो 10 फुट की होती है, लेकिन वो किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। वैसे ही अपना काम होता है जीवन के अंदर। अपने विचार जो होते हैं वो कुछ एरिया तक का ही विचार होता है, लेकिन उन विचारों के साथ जुड़ते जुड़ते अपन काम करते करते अपन एक बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी जाते हैं। उन विचारों को बदलिए जिन विचारों से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उन सपनों को सजो जिन सपनों से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उन लोगों के साथ में उठना बैठना पसंद करो जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उन व्यक्तियों के साथ में घूमने जाइए जिस व्यक्तियों को नॉलेज हो। देखिए, मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ या मैं हैदराबाद जाता हूँ, मैं बेंगलोर जाता हूँ, तो मैं एक कॉफ़ी पीने सबसे अच्छी होटल में ज़रूर जाता हूँ। हमेशा एक कॉफ़ी पीने हमेशा अच्छी होटल में जाता हूँ। वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंडिया के बिगेस्ट जो बिजनेसमैन होते हैं
या कोई सेमिनार लगता है वहाँ पे, मैं ये जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ कपड़ों का काम करने के लिए या और कहीं जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ ये देखता हूँ कि आज यहाँ पे कौन सा एग्जीबिशन लगा हुआ है या कोई सेमिनार लगा हुआ है या कोई बड़ा काम हुआ, तो वो मैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ, मैं वहाँ चले जाता हूँ। मैं हमेशा बड़े लोगों को देखता रहता हूँ, बड़े लोगों से सीखता रहता हूँ, क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है, मैं भले ही 33 ईयर का हूँ, तो मुझे हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस 33 ईयर्स का हो, लेकिन जो व्यक्ति 60 ईयर का है, जो 80 ईयर का है, उसके पास तो 80 साल का तजुर्बा है, तो हमेशा वो काम आएगा ही आपके जीवन में। तो हमेशा आपके बीच में जो बड़े लोग हैं उनके साथ में बैठिए और उनके साथ में गॉसिप कीजिए, आपका कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए आपने कीमती समय स्टूडियो में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत બિલકુલ તો આ રીતેશ મોદીજીનું જે આખું બિઝનેસમેન, એક સીએનો વિદ્યાર્થી, એને ખબર નથી કે એને સીએનું સપનું લઈને ભણે છે અને ત્યારબાદ તેના જીવનમાં આ એક પરિવર્તન આવે છે અને એક નાનકડી એવી વાત, એક નાનકડી એવી દાદાજીની વાત એમને આખો જીવનમાં એક બદલાવ લાવ્યો કે સીએ બનવું છે કે સીએની પાસે કામ કરાવવું. એટલે એક પોઝિટિવ થિંકિંગ કે ઊંચી ઉડાન, પણ એના માટે એટલો જ સંઘર્ષ મહત્ત્વનો છે, એટલી જ સ્ટ્રગલ કરવી પડે છે, એટલું જ ટાઈમનું મેનેજમેન્ટ. એમાં કોઈ એણે એના મિત્ર વર્તુળ કે કોઈ ખરાબ સંગત નહીં, પણ જે એનો ગોલ જ્યાં સુધી હાંસિલ ન થયો અને આજે પણ એને હજી એવા ઊંચી એક ઉડાન ભરવી છે અને એક પોઝિટિવ ઉર્જા તેમને જે રીતે સફળ થઈ અને આગળ બિઝનેસમાં વધી રહે છે, તો આપ પણ એક નેગેટિવિટીની જગ્યાએ એક પોઝિટિવ થિંકિંગ, એક સારી સોચ, એક લોકોને મદદ કરવાની ભાવના, બીજા લોકો પાસેથી શીખવા જેવી પ્રેરણા, એક પોઝિટિવ વાત લઈને તમારા જીવનમાં પણ બદલાવ ચોક્કસ આવી શકે. અત્યારે મને આપશો રજા, ફરી એક નવા શખ્સિયતમાં મળીશું, નવા વ્યક્તિ સાથે. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.